में दो भाइयों की ये कहानी शुरू होती है। सत्यम लाल, जहां धन दौलत से संपन्न एक प्रभावशाली व्यक्ति था, वहीं उसका छोटा भाई सौरभ गरीबी में भी अपनी ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। माता पिता के एक हादसे में गुजर जाने के बाद सत्यम लाल के मन में लालच आ गया और उसने बड़ी ही धूर्तता से सारी पुश्तैनी जायदाद पर अपना कब्जा जमा लिया। सौरभ के हिस्से में सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा आया, लेकिन वो मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां सोना उगलती फसलें होती थीं। हरिया उसी खेत की उपज के सहारे अपने बेटे सुरेश का सपना शहर में पढ़ाई करवाकर पूरा कर रहा था। सत्यम लाल के पास सब कुछ होते हुए भी उसे सौरभ की उस जमीन का मोह सता रहा था। वो बस सही मौके के इंतजार में था, और एक दोपहर जब हरिया पसीने में लथपथ खेत जोत रहा था, तब सत्यम लाल अपनी नई चाल के साथ वहां आ धमका। कैसे हो भाई, काम कैसा चल रहा है? सुनने में आया है कि तुमने अपने बेटे सुरेश को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया है। बात तो अच्छी है, लेकिन भाई ये जमीन तो बहुत छोटी है। इसमें कितनी भी मेहनत कर लो, इतनी बचत कहाँ हो पाएगी कि तुम उसकी फीस भर सको और आगे के लिए पैसे जमा कर सको। मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी खेती से तुम अपने बेटे के सपने पूरे कर पाओगे। सच कह रहे हैं भैया, मुश्किलें तो बहुत हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं लोन उठा लूंगा, पर अपने बेटे को शहर में जरूर पढ़ाऊंगा। मैं उसे एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूं, ताकि जो गरीबी और ठोकरें मैंने अपनी जिंदगी में झेली है, वो उसे कभी न देखनी पड़े। क्या तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या तू मुझे पराया समझता है? तू बाहर वालों से पैसे क्यों मांगेगा और कर्ज के जाल में क्यों फंसेगा? मेरे होते हुए तुझे किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे इस तरह मुसीबत में कभी नहीं देख सकता। मैं तेरा भाई हूं और तेरी हर संभव मदद करूंगा। भैया, आपकी बातें सुनकर मैं उलझन में पड़ गया हूं। आपने मदद की बात तो की, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप असल में क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, तू तो फालतू में ही परेशान हो रहा है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने बेटे को शहर में पढ़ाना है ना, तो उसके लिए जितनी भी रकम लगेगी वो सब मैं दूंगा। आखिर मैं तेरा सगा भाई हूं, और मेरे पास इतना धन दौलत किस काम का अगर वो तेरे ही काम ना आ सके। भैया, आपकी उदारता के लिए बहुत शुक्रिया, पर मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है। मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा किया है और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब अचानक आपसे इतनी बड़ी मदद लेना मेरे स्वाभिमान को ठीक नहीं लग रहा है। मैं कर्ज लेकर बोझ तले नहीं दबना चाहता। नहीं नहीं माधव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मुफ्त में पैसे लेने को नहीं कह रहा। तुम अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो अपना खेत वापस ले लेना। देखो, बाकी दुनिया भी तो ऐसे ही काम करती है, तो फिर अपने भाई पर भरोसा करने में क्या बुराई है? नहीं भैया, ये मुमकिन नहीं है। यह खेत ही मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा है, और इसी से मेरे बेटे का भविष्य जुड़ा है। मैं इसे गिरवी रखकर अपनी उम्मीदें नहीं खोना चाहता। मुझे यकीन है कि इसी खेत में पसीना बहाकर मैं अपने बेटे के सपने पूरे कर लूंगा। इसलिए मुझे क्षमा करें। सौरभ की बात सुनकर सत्यम गुस्से से लाल हो गया और बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए अपने घर चला गया। वो चाहकर भी कुछ न कर सका। उधर सौरभ भी सब भूलकर अपने खेत के काम में जुट गया। इसी तरह धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए। सत्यम के मन में लालच की आग लगी थी। वो सोच रहा, चाहे जो हो जाए, वो खेत तो मैं लेकर ही रहूंगा। काफी देर तक तिकड़म भिड़ाता रहा कि सौरभ को जाल में कैसे फंसाया जाए। तभी उसे एक जबरदस्त उपाय सूझा और वो एक नई उम्मीद के साथ माधव के दरवाजे पर जा पहुंचा। माधव, तुम्हारा जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए रत्ती भर भी सम्मान है और तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो, तो इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, मैं आपकी बात का मान रखूंगा। आखिर आप मेरे बड़े भाई हैं। बताइए हरिया की कहानी। भाई, मैं तुम्हारी मुश्किल का हल लाया हूं। तुम मेरी वो बड़ी जमीन ले लो जो तुम्हारे खेत से 4 गुना ज्यादा उपजाऊ है। वहां खेती करके तुम रातों रात अमीर हो जाओगे और बेटे को अच्छे से पढ़ा सकोगे। बस थोड़े समय के लिए हम अपनी जमीनों की अदला बदली कर लेते हैं। मेरी बड़ी जमीन तुम्हारी और तुम्हारी छोटी सी जमीन मेरे पास रहेगी। हरिया के मन में एक अनजाना डर था, पर सत्यम लाल की चिकनी चुपड़ी बातों और भाईचारे के वास्ते को वो टाल न सका और समझौते के लिए तैयार हो गया। अच्छा ठीक है भैया, जैसा आप कहें। आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं आपकी इस बात को मान लेता हूं। सौरभ हरिया को अक्सर ज्ञान नहीं था, जिसका फायदा उठाकर सत्यम ने चालाकी से उससे कागजों पर निशान लगवा लिए।
मासूम सौरभ इस बात से बेखबर था कि उसने अपनी बर्बादी पर मुहर लगा दी है। वक्त गुजरता गया और एक दिन जब सौरभ उस अनजान जमीन पर पसीना बहा रहा था तब उसने सोचा, वाह क्या शानदार नजारा है, पूरे खेत में पौधे लग गए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले आकर इन्हें सींच दूंगा। आज तो शरीर टूट रहा है और पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। आज तो मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियों का आनंद लूंगा और फिर घोड़े बेचकर सोऊंगा। चलो भाई, घर की राह पकड़ते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ सौरभ खेत पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कल के हरे भरे पौधे आज राख जैसे बेजान पड़े थे। हरिया को समझते देर न लगी कि सत्यम लाल ने मदद के नाम पर उसे लूट लिया है। वो जमीन पूरी तरह बंजर थी जहां कुछ भी उगाना नामुमकिन था। हाय रे मेरी किस्मत, सब बर्बाद हो गया। मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया, पर मिला क्या? सिर्फ ये सूखे हुए पौधे। भैया ने मुझे ठग लिया। उन्होंने मुझे बंजर जमीन थमा दी। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं अभी जाकर भैया से जवाब मांगता हूं। उन्हें मेरा खेत लौटाना ही होगा। अंदर ही अंदर घुटते हुए हरिया ने किसी तरह खुद को संभाला। उसका विश्वास बिखर चुका था। वो हारे हुए जुआरी की तरह सुबकते हुए सत्यम के दरवाजे पर जा पहुंचा। अरे भैया, ये आपने क्या किया? आपने मुझे जो खेत दिया वो तो बंजर निकला। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरी जमीन मुझे वापस दे दीजिए। बिना उस खेत के मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। सत्यम ने कड़क कर कहा। जबान संभाल के बोल हरिया, ये कागज देख रहे हो? इन पर तुम्हारा अंगूठा गवाह है कि हमने जमीनों की अदला बदली कर ली है। अब कानूनन वो खेत मेरा है और यह बंजर जमीन तुम्हारी। चुपचाप यहां से निकल लो, वरना पुलिस केस ऐसा फंसाऊंगा कि उम्र भर जेल की चक्की पीसोगे। निकलो यहां से। धोखे के कागजात ने हरिया के हाथ बांध दिए थे। वो चाहकर भी कुछ न कर सका और भारी मन से घर की चौखट पर आ बैठा। कई दिन इसी तनाव में गुजर गए। तभी अचानक उसके बेटे सुरेश का फोन बजा। पिताजी, कॉलेज से फीस का नोटिस आ गया है। महीना पूरा हो गया है, तो कृपया इस महीने के पैसे भिजवा देना। मुझे कल ही ऑफिस में जमा करने हैं। हरिया ने रुआंसे स्वर में कहा। बेटा, घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुझे क्षमा करना, पर मैं अभी पैसे नहीं भेज सकता। घर चलाने तक के लाले पड़ गए हैं। समझो बेटा, तुम्हारा पिता बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। सौरभ का सब्र टूट गया और उसने रोते हुए सुरेश को सारी सच्चाई बता दी। सुरेश ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, जी पिताजी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। अब आप परेशान होना छोड़ दीजिए। मैं कल सुबह ही वहां पहुंच रहा हूं। अगर चाचा ने कानून का सहारा लेकर हमें ठगा है तो मैं भी कानूनन अपना हक वापस लेना जानता हूं। बस आप अपना ख्याल रखिए। पैसों की कमी के कारण सुरेश को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो टूटे सपनों के साथ गांव लौट आया ताकि अपने पिता का सहारा बन सके। गांव पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। वाह, गांव की क्या बात है। प्रदूषण से दूर एकदम ताजी और शुद्ध हवा। शहर की भागदौड़ के बाद यहां आकर वाकई मजा आ गया। पिताजी ने सुरेश को अपनी बेबसी की पूरी कहानी सुनाई। सुरेश ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी। शहर में मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, दुनियादारी भी सीखी है। मेरे दिमाग में एक योजना है। मैं जैसा बोलता हूं आप बस वैसा करते जाइए। चाचा खुद जमीन वापस करेंगे। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। ठीक 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सुरेश और सौरभ दबे पांव घड़े लेकर बाहर निकले। उन्होंने चुपके से बंजर खेत में गड्ढे खोदे और उन घड़ों को मिट्टी में दबा दिया। अगले दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया। खबर पक्की थी कि सौरभ के बंजर खेत से सोने के घड़े निकले हैं। लोग चर्चा करने लगे, अरे भाइयों, क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जिसे हम सब बंजर जमीन कह रहे थे? वहां से आज सोने से भरे 2 घड़े निकले हैं। उसकी तो किस्मत ही खुल गई। रातों रात राजा बन गया वो तो। सत्यम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। वो जमीन मेरी है, उस पर हक मेरा है। अगर वहां 2 घड़े मिले हैं तो यकीनन नीचे और भी बड़ा खजाना छुपा होगा। मुझे अभी जाकर सौरभ से वो जमीन वापस लेनी होगी। सत्यम दौड़कर सौरभ के पास पहुंचा। देखो सौरभ, वो बंजर जमीन पत्थर वाली है। तुम वहां खेती नहीं कर पाओगे। वो तो मेरी यादों से जुड़ी है, इसलिए मुझे मोह हो रहा है। तुम कानूनी कागज लाओ, हम अभी अदला बदली कर लेते हैं। तुम्हारी पढ़ाई छूटे हुए बेटे को भी मैं शहर वापस भेज दूंगा। बस वो जमीन मुझे दे दो। सौरभ ने जवाब दिया, भैया, जब कागजों पर अंगूठा लग चुका है तो अब ये बात करने का क्या मतलब? आपकी जमीन अब मेरी है और मेरी आपकी। सत्यम गिड़गिड़ाने लगा, हरिया भाई, तुम तो मेरा मजाक भी नहीं समझे। मैंने तो वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। ये लो अपने खेत के असली कागज
और मुझे मेरी वो पुरानी जमीन दे दो। सुरेश ने बीच में टोकते हुए कहा, चाचा जी, अगर आप इसे मजाक कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको हमारी जमीन लौटानी होगी और साथ में 5 लाख रुपए भी देने होंगे। लालच में अंधे सत्यम ने सोचा, 5 लाख क्या, वहां तो करोड़ों का माल दबा है। उसने तुरंत शर्त मान ली और अगले दिन कागजों पर साइन करके 5 लाख रुपए सौंप दिए। खजाने के भूत में सवार सत्यम अपने नौकर सुखराम के साथ खेत पहुंचा। अरे देखते क्या हो सुखराम, खुदाई शुरू करो, पूरा खेत खोद मारो। सुखराम ने पूरा खेत खोद डाला, पर उसे सोने का एक सिक्का तक नहीं मिला। सत्यम चिल्लाया, सुखराम देख भाई, कुछ तो मिला होगा, कुछ सख्त सा टकराया क्या? सुखराम ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना हुजूर, यहां तो दूर दूर तक किसी घड़े का निशान भी नहीं है। सत्यम जमीन पर गिर पड़ा। धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा। लालच के चक्कर में मैंने अपनी जीती जाती बाजी हार दी। उन दोनों ने मुझे ठग लिया और 5 लाख भी डकार गए। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। सीख, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है।